आप लोग बताते नहीं हो, रिकॉर्डिंग बंद थी। आप लोग को बोलना चाहिए था ना बेटा। रुद्र, आपकी जिम्मेदारी है कि अगली बार से अगर क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होगा तो आप बोलोगे, ठीक है? यस सर। शुरू में ही आपका ध्यान दिलाना है काम। अब आप भूल जाते हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। अब आप ही लोग का नुकसान होगा ना, नहीं मिल पाएगा तो। चलो ठीक है। तो जस्ट टेल मी, just write down the definition of the ionization energy, ionization potential. Let's write down the definition. जो आपको एग्जाम्स में आता है या तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। हम समझ तो गए लेकिन डेफिनेशन लिख लेते हैं। जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। ओके ओके ओके। the energy the energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom, from a neutral isolated gaseous atom and convert it into, अब भैया इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो कैसा क्या बन जाएगा, बताएगा कोई? कैसा यूज करेंगे? नहीं, कैसा चार्ज आ जाएगा अगर हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। कौन है नेगेटिव? पॉजिटिव। सर पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो क्या बात करते हो? इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन की निकालने से पॉजिटिव चार्ज। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू, जतिन समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड a positively charged gaseous ion is called ionization energy. सर हम्म, सर आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों बोलते हैं? बता रहे हैं ionization energy. Okay, this is the definition which is important to लर्न। ओके, अब क्या है, किसी बच्चे का डाउट आया कि सर इसको न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम का ही क्यों बात किया हमने? ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग, बिल्कुल अलग। कोई एटम अकेले है, किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, जैसे NaCl है। अब ये NaCl मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, Na और Cl एक दूसरे के साथ मिले नहीं, ऐसा नहीं। हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एक एटम के साथ, मान लिया सोडियम है। अब सोडियम की एग्जिस्टेंस होती है सॉलिड में, सोडियम जो एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड होता है। बात समझ में आ रही? सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके एटम्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। बात को समझो कि यस हम एटम्स उसके बहुत नजदीक नजदीक हो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन पाना निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले गैस में, जिसमें थोड़ी सी मॉलिक्यूल्स जो एटम्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो उसको निकालना थोड़ा आसान होता है। इज इट ओके नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो किस लिए हमको गैसियस आइटम की बात करते हैं और वो भी आइसोलेटेड, वो किस लिए, तो ये चीज आप समझ सकते हो। ओके देन लेट्स रिमूव दिस। अभी आप लिख सकते हो बेटा, ये जो डाउट पूछे ये इंपॉर्टेंट था, बाकी लोग लिख लें इसको।
जल्दी से अपने कॉपी में इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें कि क्या रीजन था। ओके, बाद में वो याद नहीं आता है फिर से। तो अब यूनिट की बात करते हैं हम। मान लिया हमने इक्वेशन की बात की। लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन इन विच इट अंडरगोज लाइक दिस। मान लिया कि ये हमारा कोई मेटल है। कैसा मेटल है? गैसियस है, गैसियस। चलो गैस यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देते हैं, गैसियस है। ओके, अब इस गैस में से अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे इसको, मतलब प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। भाई जब एनर्जी देते हैं तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? पहले से जो एनर्जी थी उससे ज्यादा हो जाएगी। अब तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी दिया, अब वो एनर्जी बढ़ा जब, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां से ये बन जाता है N+। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाला तो M+, और ये गैस में ही रहता है, और प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस। ये माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। Basically the ionization energy is given to the system, so it is always with positive sign. Okay, ionization energy is positive, always positive, is always positive, because when energy is supplied, it is taken as positive, it is taken as positive. ओके, तो अब यूनिट की बात कर ले हम लोग। यूनिट की बात कर ले अगर, तो यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, IE मैं लिख सकता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी को, अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा। यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ये यूनिट क्या होना चाहिए जरा मेरे को बताइए। यूनिट क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का? तो 2 यूनिट होता है, नैतिक ध्यान से समझना, 2 यूनिट्स होते हैं। कंसंट्रेशन बिल्कुल लूज नहीं करना है, फोकस रह के करना है, ठीक है? तो अगर बोर हो गए तो बता देना, हमको जोक भी कर देंगे, परेशान नहीं होना है। तो जरा बताइए मेरे को कि आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट्स क्या होंगी। 2 यूनिट्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हर एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा ये बताओ आप लोग, फिजिक्स तो पढ़ते ही होगे। एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू V पढ़ा है क्या आपने? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा। नो सर। अच्छा, नहीं पढ़ा है तो कैसे नहीं पढ़ा है? 9th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा नाइन्थ में फॉर्मूला देखा है। 9th में करंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी सभी लोग ने पढ़ा होगा भाई। तो चार्ज इज इक्वल्स टू, चार्ज जो एम्पियर वाला वो जो फॉर्मूला बनता है उसमें पढ़ा नहीं था आपने? चलो ठीक है, नहीं पढ़ा था वो छोड़ो, हम हटाओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, it is required per atom, this is the unit of ionization energy. Okay, this is the most, this is not, so actually this is not used, this is very rarely used, this is rarely used unit. The most important unit which is used and which is important to remember, and that is known as SI unit of the ionization energy. That is nothing but it is किलो जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलो जूल, किलो जूल पर मोल। ओके, तो किलो जूल पर मोल इज द यूनिट ऑफ व्हाट? आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे अगर वैल्यू देखें हम, इस तरीके की वैल्यू होती है इसकी। एग्जांपल
एग्जाम्पल अगर वैल्यूज देखते हैं तो ऐसे होती है +60 किलो जूल पर मोल, +60 किलो जूल पर मोल, +80 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऐसे करके उसका यूनिट्स होती है। ओके, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। ओके तो ये बताओ मेरे को आप लोग, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये है मेन इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट। दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज विल बी यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, हमने बता दिया क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए प्लस साइन लगाते हैं। ओके, अब आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, या इसको कई बार ऐसे भी लिख सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है किलो जूल मोल को -1 लिख देगा। ठीक है, तो ये भी लिख सकता है, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल। ये नीचे मोल के ऊपर 1 था, ऊपर चला गया तो -1 हो गया, बस काम खत्म। अब डिपेंड किसके किसके ऊपर करता है आयोनाइजेशन एनर्जी, जरा देखिए। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, नैतिक समझ में आ रहा है ना? नैतिक, हाँ ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जरा ध्यान से देखिए। ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स के ऊपर। बहुत पुराने तरीके से करते आ रहे हैं हम लोग उन दोनों को। तो पहला फैक्टर होता है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, दैट इज एटॉमिक साइज, दैट इज एटॉमिक। जरा नैतिक आप बताना बेटा मेरे को जल्दी से, कि अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगा? जल्दी से मेरे को जल्दी से बताओ, जरा जल्दी से। एक एटम इतना बड़ा है और एक एटम इतना बड़ा है, किसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना आउटर मोस्ट शेल से आसान होगा? बी वाले में। बड़े वाले में, छोटे वाले में? बड़े वाले में। कौन बोल रहा है? नैतिक बोल रहे थे। अच्छा, तो बड़ी बड़ी सही बोल दिया यार, एकदम एक नंबर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये ए है, ये बी है, तो बी में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, सर सबसे बाहर वाले सेल से। तो ये बता, आसान है तो एनर्जी कम लगेगी ज्यादा लगेगी? कम लगेगी। तो डिपेंड करता है कैसे, एटॉमिक साइज के ऊपर। बाकी सब लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। और दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अब सर हाँ जी, सर आप एक बार एटॉमिक साइज का मतलब क्यों करती है कि वो फिर से बता दो। कौन किसको नहीं समझ में आया? रुद्र? सर रुद्र। ओ बाबा ये देखो, आउटर मोस्ट सेल, ये एक एटम है ए, ये एक एटम है ए, एक है बी, इसका साइज छोटा है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा और ये जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो नजदीक होगा ना, इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स से खींच रहा होगा। और यही अगर साइज इसका इतना बड़ा है, दूसरा कोई एलिमेंट, तो इसका दूरी ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा कम फोर्स लग रहा होगा, तो इसको निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? सर आ गया। तो एटॉमिक साइज अगर क्या है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, ध्यान से। एटॉमिक साइज ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, ध्यान से। एटॉमिक साइज कम तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। नित्या, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा मतलब एटॉमिक साइज कम होगा, इसीलिए। अब ये बताओ न्यूक्लियर चार्ज, जरा मेरे को ये कौन बताएगा? विवेक, अनम्यूट योर सेल्फ, जल्दी से अनम्यूट करें आप। विवेक कुमार प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अगर आप बोल सकते हैं तो जल्दी बोलिए। अगर मैं बात करता हूं इसका एटॉमिक नंबर, जस्ट स्पीक, जस्ट टेल मी, दोनों का साइज सेम है। अगले पेज पे करते हैं यार। ओहो, ओहो। ना, 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 ना। हाँ जी, देखिए ये हमारे पास ये 2 एटम है,
इसका ए है, ये है बी। इसका z इज इक्वल टू था मान लो कि 14, इसका z इज इक्वल टू मान लो कि है 19। ठीक, z मतलब एटॉमिक नंबर। तो विवेक बताओ कि न्यूक्लियर चार्ज किस में ज्यादा होगा? विवेक जस्ट टेल मी, न्यूक्लियर चार्ज किस में ज्यादा होगा? विवेक जस्ट टेल मी, न्यूक्लियर चार्ज किस में ज्यादा, ए और बी? बी। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बी में है, तो ये बताओ कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो ए में ज्यादा लगेगी बी में? सर कौन बताएगा? विवेक कुमार, विवेक कुमार। विवेक, राइट डाउन योर आंसर। आयोनाइजेशन एनर्जी किस में ज्यादा होगी बेटा, किस में ज्यादा एनर्जी लगेगा? वेरी गुड, ठीक है भाई। नैतिक, बी में ही होगा ना? यस सर। ठीक है, जिसका है भाई फोर्स ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, मतलब कि उसको खींचने की ताकत ज्यादा है, वो ज्यादा ताकत से खींच रहा होगा, और इसका ताकत कम होगा खींचने का। तो भैया ताकत ज्यादा खींचने का है तो लगाने भी तो ज्यादा पड़ेगा हमको, अगर निकालना है उसको। तो सीधी सी बात है, आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। बहुत ईजी हो गया एक बार समझ लेने के बाद। हाँ, यही बोला था मैंने, बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई कैन राइट डाउन दैट कि पहला चीज मैं ये लिख सकता हूँ, जतिन इज इट क्लियर बोथ ऑफ द बोथ पॉइंट्स? यस सर। भैया नहीं क्लियर होगा बोलोगे, तुम्हारी आदत नहीं है बोलने की, हमको पता है। ठीक है, तो आदत सुधारो, बोला करो। आयोनाइजेशन एनर्जी इज सर आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इज इट ओके? यस सर। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक साइज बड़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, एटॉमिक साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। दूसरा फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज, अरे आयोनाइजेशन एनर्जी is directly proportional to nuclear charge. न्यूक्लियर, बताओ संस्कार। यस सर। ठीक है, समस्या कोई बताइए? संस्कार, सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अब समस्या आएगी, जरा देखिए। अब हम लाते हैं समस्या को इधर से, ये आ गया समस्या। अब हम देखेंगे ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप में ट्रेंड क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का? तो नित्या तिवारी बताएंगी जल्दी से कि ग्रुप में बेटा जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, when we move from top to bottom in a group, when we move from top to bottom in a group, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, साइज को सर क्या होगा? सर साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। वेरी गुड। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इंक्रीजेस सॉरी, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। नैतिक याद है, जब ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसकी वजह से हमने पता है कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फॉल करेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, सलोनी ठीक है, यस सर। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Now the ionization energy get trained in a period. हाँ जी, जतिन जी आप बताएंगे। ट्रेंड इन पीरियड। जतिन बताओ कि मूवमेंट कैसा होता है अपना? सर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। एल से आर, तो एटॉमिक साइज
हैं? तो लेफ्ट टू राइट होता मूवमेंट। तो एटॉमिक साइज क्या होता है लेफ्ट टू राइट? अरे एटॉमिक साइज कम कम, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, कम। जिसकी वजह से क्या होगा? सर आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। बढ़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। हम्म। न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है हमारा ग्रुप में, अरे पीरियड में, तो उसकी वजह से भी है एक रीजन। इज इट ओके टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। नैतिक? Yes, sir. नैतिक? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए दूसरे एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। वन दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, विच इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर हाँ जी। सर हमारे सर ने मतलब स्कूल वाले सर ने इसी टॉपिक में एक चीज पढ़ाई थी, पेनिट्रेशन इफेक्ट। सर ये क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट? यस सर। पेनिट्रेशन इफेक्ट तो कुछ नहीं होता है इससे कुछ करके इधर। सर उन्होंने लिखवाया था कि इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना। मैं पढ़ के बताऊं आपको? हाँ पढ़ो। Penetration effect in case of S electron would be highest and in case of F electron would be lowest. So which means low amount of energy would be required in case of F electron. ये तो एस और पी और एफ, आप जानते हो क्या एसपीडीएफ क्या होता है? No sir. भी पढ़ा देते हैं यार। एसपीडीएफ के बारे में जब जानेंगे हम तभी तो हमको पता चलना चाहिए कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही है, वो 11th क्लास का टॉपिक है। Okay sir. वो बिल्कुल सही है, अगर आप चाहोगे तो हम बता सकते हैं। एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। के अंदर होगा, एल के अंदर होगा, एम के अंदर होगा, ठीक है, एन के अंदर होगा। ये ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है। जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इसके अंदर होता है, पी एस। और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो कुछ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो वेव होता है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे 11th क्लास में ये सारी चीजें कि इलेक्ट्रॉन जो करके कोई चीज ही नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ वेव which passes through like this, which passes through like this, it's only a wave। ओके, तो ये सब पढ़ोगे आप 11th में, तो अगर आप चाहते हो तो हम बता देंगे। वैसे अब होता क्या है ना, जैसे ये न्यूक्लियस है मान लो, मैं बता ही देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो मैं खुद ही इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बता देता हूँ बच्चों को, तो ये पता नहीं कहाँ से आपको बता दिया इनने। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है। उसके सबसे नजदीक होगा एस, सबसे नजदीक होगा एस। एस क्या है ये समझ रहे आप लोग? एसपीडीएफ क्या है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? नो सर। ये है हमारा, अब यही तो बात है, ये चैप्टर चलता ही रहेगा, फिर कहोगे कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। चैप्टर नहीं खत्म हुआ हम लोग का अभी तक। चलो देखो देखो जरा, हम क्या बता रहे हैं कि ऑर्बिट पता है आप लोगों को, और सेल पता है आप लोगों को, पता है? Yes. अब ये बताएगा मेरे को कोई ऑर्बिट और सेल में अंतर क्या होता है? एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड द सेल? आपके एग्जाम में, मतलब आपके 9th 10th में तो कई बार ये टर्म यूज किए गए हैं, कई बार। ऑर्बिट कभी बोल देता है, कभी सेल। हमारा माथा नहीं काम करता है कि यार क्यों। सर एक ही चीज है। नहीं है, सर नहीं है। हाँ बताइए। सर हमें मतलब इंडेक्स क्वेश्चन का वो फर्स्ट पार्ट में इसी में डाउट था। देखो होता क्या है, जैसे ये जो, जरा ध्यान से समझना, ये ऑर्बिट है, इट इज अ पाथ।
it is the path, it is actually it is the path, it is the path followed by or traced by इलेक्ट्रॉन। ये पाथ जो इलेक्ट्रॉन ट्रेस करता है या मूव, अब भाई अब सोचो जरा, ये ऑर्बिट है, तो ये हमारा मान लो कि ये इस तरीके का हमने पढ़ा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, एक्चुअली उसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर थोड़ी है, इट्स नॉट स्टेशनरी, इट्स ऑलवेज मूविंग। ओके, दिस ऐसा करके कोई गोला होता ही नहीं है, ऐसा करके कोई गोला नहीं है, सब एजम्पशंस है, हमारी सोच है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसा पाथ बना रहा होगा, ये सर्कुलर पाथ बना रहा होगा, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। आर यू गेटिंग? यस सर। लेकिन सेल वो जगह है, सेल वो मतलब वो जगह है जिसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है। मतलब सोचो सोचो सोचो, एक्चुअली जरा मैं बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप लोग, अब ये सब चीज जब पूछी दी हो तो जरा समझो, जरा समझो, बहुत अच्छे से समझना, लेकिन अगर नहीं आएगा तो बोलना, हमारा काम है उसको अच्छे से समझाना। देखो बेटा क्या है कि ये हमारे मान लो कि ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है घूमता 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 ऐसे ऐसे घूमता 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 रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, ऐसे करके घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता रहता है। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, पाथ है, सर्कुलर पाथ है लेकिन इनफाइनाइट है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। लेकिन किसी एक टाइम पे, किसी एक समय पे जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन उसी सेल में घूम सकता है या घूमता है जिस सेल के अंदर, जिस ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था आपने 9th क्लास में? यस सर। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है ऐसे ही। तो मैक्सवेल ने बोला, बात को याद करो जरा आप लोग, मैक्सवेल ने बोला कि भाई साहब आप जो अगर ये बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्ज्ड है कि नॉट चार्ज, अनचार्ज्ड है? चार्ज्ड है। चार्ज्ड। तो ठीक है, मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स के फील्ड में, बहुत बड़ा नाम, मतलब भगवान माना जाता है इसको, ठीक है। मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में तो इनके अलावा कोई काम किया ही नहीं, मेन इसी बंदे ने काम किया है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो मैक्सवेल ने काम किया, मैक्सवेल ने बताया अपनी थ्योरी में कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है, क्या करता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके अंदर मास हो, वो ज्यादा हो कम उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। इज इट ओके? वो एनर्जी लूज करेगा। जैसे आप सोचो, आप खुद दौड़ोगे जब, तो आपकी एनर्जी खर्चा होती है कि नहीं करती है? थकते हो कि नहीं थकते हो? तो आपके अंदर मास है, आपके अंदर मास है। आप अगर एक चार्ज पार्टिकल हो, मतलब एक मास, एक मैटर की बात बोला उसने कि अगर कोई भी मैटर या कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, जब मूव करता है, मोशन में होता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो भैया रदरफोर्ड के हिसाब से तो वो मूव करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब मैक्सवेल ने ये बात बोली तो ये बोला गया कि अगर मैक्सवेल की बात सही हो जाए, अगर मैक्सवेल की बात सही है, तो ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जैसे घूमता गया, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, उसकी एनर्जी कम होती गई, वो कम होती गई, 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 लास्ट में जाके न्यूक्लियस में गिर गया वो। ऐसा हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। ये चीज पढ़ी है आप लोगों ने, बिल्कुल कोई नहीं नकार सकता कि सर हम ये पढ़े नहीं सर, लेकिन ये रॉन्ग है। अरे बाबा, हम तो बता रहे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। ठीक है, इसी के बाद पढ़ा है, इसी के बाद यही तो कमी रह गई ना रदरफोर्ड में, रदरफोर्ड के अंदर यही कमी रह गई। तो बोहर भाई साहब आए, बोहर ने अपना मॉडल दिया,
बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी एनर्जी फिक्स है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी होगी। एक फिक्स्ड एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास है तब वो इस सेल में घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। मतलब इस ऑर्बिट में घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। और उसी फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट को सेल बोल दिया गया। नहीं समझ में आया? नो, आ गया सर। नहीं आया। सर आ गया। नित्या, नहीं आया ना? यस सर। क्या यस सर? नहीं आया ना? अरे हाँ या ना बोलो ना, हम फिर से समझाएं। नहीं आया सर। सलोनी नहीं आया ना? नहीं सर। हाँ तो बोलो सर ना। थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आया तो आ जाएगा पूरा पूरा। देखो जरा। भैया रदरफोर्ड ने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कोई बात नहीं। उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ है यार। वो किसी भी पाथ में सर्कुलर तो घूमना है, उसको सर्कुलर ही घूमना है। उसके पास चांसेस जो ऑप्शंस है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ किसी, अगर ये बताओ ये न्यूक्लियस है, सोचो जरा आप लोग, ये न्यूक्लियस हो, अगर इसके अगर बाहर आपको सर्कल बोल दे बनाने के लिए तो पूछेगा कि अगर कितने सर्कल बना सकते हो, तो कोई गिनती है क्या सर्कल की? नो सर। कोई No, गिनती sir. है क्या किसी के पास? आप कितनी भी सर्कल बना सकते हो? बना सकते हो नहीं बना सकते हो, जरा बताओ मेरे को। Yes, यस sir. सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं। और उसी सर्कल को इलेक्ट्रॉन का पाथ, मतलब उसी सर्कल को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि वो पाथ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है। नहीं समझ में आया? सर आ गया। तो अब उसी ऑर्बिट में से कुछ ऑर्बिट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ना कि सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में। बताइए। सर आ गया। एक फिक्स्ड कोई ऑर्बिट में घूमेगा जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं सेल। रुद्र, यस सर। तो आज समझ में आ रही है बात? यस सर। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा जिसे हम सेल कहते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट जिसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, एनर्जी इज फिक्स्ड, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है कि इतना एनर्जी होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूमेगा, इतना इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगा तभी इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा। और उस फिक्स्ड ऑर्बिट को, उस फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट को हम सेल कहते हैं। मतलब ऑल सेल्स आर ऑर्बिट बट ऑल ऑर्बिट्स आर नॉट सेल, ये कह सकते हो आप। ऑल सेल्स आर ऑर्बिट, वो ऑर्बिट से ही बनते हैं। ऑर्बिट में से कोई, ऑर्बिट में से एक सेल होता है, लेकिन सभी ऑर्बिट सेल नहीं होते हैं। बट ऑल ऑर्बिट आर नॉट सेल। ये बात समझ में आई? पच्ची ये बात डाइजेस्ट हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो ये है अंतर ऑर्बिट और सेल में। ठीक है, अब उस सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सब सेल्स होते हैं। पूरा डाइवर्ट कर दिया हमारे टॉपिक को ही, दूसरे तरफ चले गए आज हम लोग। ये कौन चला गया? विवेक कुमार का क्या दिक्कत होता है हमको नहीं समझ में आता है। इंटरनेट का क्या दिक्कत है इशू? अच्छा, किसके पास लैपटॉप नहीं है? आप रुद्र तो तो आप नहीं है नहीं है किसके पास? सर सर मेरे हमारे पास पास है। कंप्यूटर है। हाँ तो आप तो कंप्यूटर सर पे है लेते हैं। लेकिन सर मेरे पास है। और तुम मोबाइल पे क्लास करते हो? यस सर। क्यों? क्योंकि सर अभी हम गाँव है वो झांसी रखा। वाह रे वाह। कब आओगे झांसी? सर जब कोरोना के केस सारे खत्म हो जाएंगे झांसी में।
झांसी में है ही नहीं केस। सर है अरे नहीं, है। 44 है। कल ही 14 केस निकले। सर 14 5 केस? निकले कल, नहीं 14 सर, नहीं नहीं। निकले। मतलब टोटल 14 हो गए। कैसी बात कर रही, कहाँ पे निकल गए इतने? सर 2 तो हमारे एरिया में ही निकले। कौन, तो सलोनी? टोटल 100 से ऊपर हुआ है। सर आप काय सलोनी? को रह रहे हैं झांसी में, आप बनारस वापस चले जाओ। हाँ सर, सही है, झांसी से बाहर। अच्छा, सर आप नाम डुबा रहे हैं झांसी का। हम क्यों डुबा रहे हैं रे पागल? सर आपको पता ही नहीं है कि झांसी में कोरोना के केस है। अरे हमको पढ़ाई से मतलब, हम पता है, तुम्हें पता है रियलिटी, तो तुम लोग मानोगे नहीं। देखो, हम बैठे थे क्लास लेने कितने बजे? 2 बजे। यस सर। 2 PM पे मैं क्लास लेने बैठा। 2 to 3 लिया, 3 to 4 लिया, 4 to 5 लिया, 5 to 6 लिया, 6 to 7 लिया, और 7 to 8 ले रहा हूँ। विश्वास करोगे? नहीं करोगे। कर रहे हैं सर विश्वास। नहीं करोगे। हमको तो क्या पता है, घंटा पता है कि क्या हो रहा है झांसी में, जब हम ज्यादा शेड्यूल ये है, हमको क्या पता है? तो सर आप अपने रूम से सर कोचिंग तक आते न्यूज़पेपर होगे, नहीं पढ़ते आप? न्यूज़पेपर पढ़ते होगे। सर नोटिफिकेशन ही आ जाते फोन पे न्यूज के अपने आप। हम जो टाइम ही नहीं है ना, हमको नहीं देखना है, हमको मतलब नहीं है। हम अपना धीरे से उठाते हैं बाइक, और खाना खा के, खाना लेके आ जाते हैं, बैठे रहते हैं ऑफिस में, अपनी ऑफिस से क्लास लेते हैं। हम घर से भी नहीं लेते हैं, बाकी सब लोग तो घर से भी लेते हैं सर लोग। हमारे सर तो आप प्रिकॉशंस लेते कि नहीं लेते? प्रिकॉशंस पूरे लेते हैं, मतलब सैनिटाइजर ऑल टाइम रहता है मेरे पास, और वो भी रहता है, क्या नाम है आपका, मास्क रहता है, सारी चीजें हैं। लेकिन शेड्यूल ऐसा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि छोड़ो, हमको तो पढ़ाई से मतलब है, बच्चों की पढ़ाई होती रहे, काम होता रहे। चलो ठीक है, टाइम भी हो गया यार, कि टाइम भी फट से निकल जाता है। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, जल्दी बताओ, याद दिलाओ यार, नहीं तो पीछे चले हम। क्या बोल रहा था मैं? ऑर्बिट और सेल में डिफरेंस सर पता आप चल गया। लैपटॉप के बारे में बोल रहे थे। अरे लैपटॉप से पहले मेन टॉपिक के बारे में बताना। लैपटॉप, हाँ, तो लैपटॉप जिसके पास है वो कोशिश करे कि लैपटॉप से क्लास ले, ताकि लैपटॉप में क्या होता है ना, बहुत सही होती है क्लास, और बहुत बड़ा दिखता है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। और क्या है कि डाइवर्जेंस भी नहीं होते, डेविएशंस भी नहीं होते, आपके कंसंट्रेशन में फोकस रहता है, मतलब आपका कंसंट्रेशन जो बिल्कुल बना रहता है। अब अगर ऐसे लेते हो, मोबाइल में स्क्रीन छोटी होती है, अगर है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीदो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खरीदो, मैं ये कह रहा हूँ अगर है इन केस, और अगर किसी भैया भाभी के पास अगल बगल पड़ोस में है तो ले लो, मतलब बारो कर लो उनसे, मतलब ले लो उधारी, मतलब कि करने के लिए क्लास 2 घंटा बस, काम खत्म। तो अच्छा लगेगा उसमें क्लास करने में, आप लोग को ये कहना है हमारा बस। ठीक है, तो उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एसपीडीएफ सेल हो गया। अब ये सेल है, इस सेल के अंदर होता है बेटा सब सेल, सेल के अंदर होता है सब सेल, ठीक है। अभी सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, ठीक है। जरा देखो, सेल के अंदर जो सब सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ नाम होते हैं सेल्स, सब सेल्स के। और इस सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो देखो क्या होते हैं। एस के अंदर जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, एस के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो केवल एक ही होता है, ऐसे। और उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर मुंह करता है, एक नीचे मुंह करके घूमता है, ठीक है, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पी में अधिक से अधिक 3 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो देख ही लिया, इसके पास 3 होते हैं। डी में 5 होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और एफ में 7 होते हैं, ऑर्बिटल 7 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ समझ में आ रहा है? इसके अंदर
इसके अंदर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये s का हो गया। तो p के अंदर कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। d के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो एक में 2। और f में अदर कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर? यस सर, आ रहा है। सर। तो इस सेल के अंदर, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, s में टोटल 2, अधिक से अधिक 2, एक भी रह सकता है लेकिन अधिक से अधिक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s इज 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज p इज 6। 4 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। वैसे ही d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14। तो 4 ऐड करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। s में 2, 4 ऐड किया 6 हो गया, 4 ऐड किया 6 हो गया p में, 4 ऐड किया 10 हो गया इसमें, और 4 ऐड किया इसमें हो गया। तो 4 ऐड करते जाओगे तो आपको अगला वाले का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो s p d f इन सब का एक इनमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रहता है, इनमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी पाए जाने की ज्यादा होती है। दिस इज द बेसिकली द केस। ओके ओके, तो टाइम भी हो गया, पता नहीं कब तक। आयोनाइजेशन एनर्जी तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने, आ रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। चलो अब कल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म करेंगे, लेकिन ध्यान दें कि आप लोग चैप्टर का सॉल्व करके जरूर से जरूर भेजें। ओके, सर एक्सरसाइज पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि केवल आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ाया है, जितना हमने पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं वो। यस सर। ठीक है, तो जरूर से जरूर भेजे, कम हो ज्यादा हो, और ये से कोई नहीं है बात, लेकिन हमको तो बस देखना है कि हाँ भैया भेजा कि नहीं। यस सर। ओके देन, थैंक ओके यू। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम।